ये कहानी वो सफर जो दिल में रह गया, लेखक देबब्रत मजूमदार द्वारा लिखी गई है। देबब्रत मजूमदार ने यह कहानी अपने किशोरावस्था और युवावस्था में घटी कुछ सच्ची घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित होकर लिखी है। बचपन से ही देबब्रत कहानियां लिखने के शौकीन थे। उनके मन में हमेशा नई नई कहानियां जन्म लेती रहती थीं। उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध कहानियों में द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोड़ी, छीनदारी बांध की एक रात की दुल्हन, वो कौन था, एक अमर प्रेम कथा, रहस्यमयी भैरवनाथ मुखर्जी सीरीज और द हॉरर मिस्ट्री ऑफ मयोंग असम शामिल हैं। तो चलिए सुनते हैं वो सफर जो दिल में रह गया। एपिसोड 5। दिसंबर की शुरुआत तक रिहर्सल शुरू हुए बस 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा ही हुआ था, लेकिन मिस गांगुली हमें जाने देती उससे पहले ही आसमान सर्दियों की तरह अंधेरा हो जाता था। और जया ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसे घर तक छोड़ने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों चाहती थी। उस समय ब्रह्मपुर कोई अपराधों का गढ़ तो था नहीं। मैंने अब तक जिस इकलौते कत्ल के बारे में सुना था वह 6 साल पहले हुआ था, जब सैंटाना बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी को चाकू मार दिया गया था। वैसे वह जगह परमजीत बग्गा जैसे लोगों का अड्डा थी। करीब 1 घंटे तक पूरे शहर में खूब हलचल मची रही और टेलीफोन की घंटियां हर तरफ बजती रहीं, जबकि घबराई हुई औरतें इस संभावना के बारे में सोच रही थीं कि कहीं कोई पागल हत्यारा सड़कों पर घूमता हुआ मासूम लोगों को अपना शिकार तो नहीं बना रहा। दरवाजे बंद कर दिए गए, बंदूकें भर ली गईं, आदमी सामने की खिड़कियों के पास बैठ गए, इस इंतजार में कि कहीं कोई अजीब सा इंसान सड़क पर दबे पांव चलता हुआ न दिखाई दे जाए। लेकिन रात खत्म होने से पहले ही पूरा मामला खत्म हो गया, जब वह आदमी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने बताया कि यह बार में हुई लड़ाई थी जो हाथ से निकल गई। असल में मारे गए आदमी ने शर्त में धोखा किया था। उस आदमी पर 2nd डिग्री मर्डर का आरोप लगा और उसे राज्य की जेल में 6 साल की सजा मिली। हमारे शहर के पुलिस वालों की नौकरी दुनिया की सबसे उबाऊ नौकरी थी, लेकिन फिर भी वे अकड़ते हुए घूमना पसंद करते थे या कॉफी शॉप में बैठकर उस बड़े अपराध की बातें करते थे मानो उन्होंने पूरी ट्रिपल मर्डर केस को सुलझा लिया हो। लेकिन जया का घर मेरे रास्ते में ही पड़ता था और मैं उसकी भावनाएं आहत किए बिना मना नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे पसंद करता था या कुछ और, गलत मत समझना, लेकिन जब आपको रोज कुछ घंटे किसी के साथ बिताने पड़े और कम से कम 1 हफ्ते तक ऐसा चलता रहने वाला हो, तो आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे अगले दिन आप दोनों में से किसी के लिए भी हालात खराब हो जाए। नाटक उस शुक्रवार और शनिवार को होने वाला था और शहर में बहुत से लोग पहले से ही उसके बारे में बातें कर रहे थे। मिस गांगुली जया और मुझसे इतनी प्रभावित थीं कि वह हर किसी से कहती फिर रही थीं कि यह स्कूल का अब तक का सबसे बेहतरीन नाटक होगा। प्रचार करने में भी उनका जवाब नहीं था। यह बात हमें बाद में पता चली। हमारे शहर में सिर्फ एक रेडियो स्टेशन था और उन्होंने वहां उनका इंटरव्यू लिया, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार। यह शानदार होने वाला है, उन्होंने घोषणा की, बिल्कुल शानदार। उन्होंने अखबार वालों को भी फोन किया था और वे इस पर एक लेख लिखने के लिए राजी हो गए थे, मुख्य रूप से जया हरिहर मिश्र वाले संबंध की वजह से, जबकि शहर में पहले से ही हर कोई उसके बारे में जानता था। लेकिन मिस गांगुली किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं थीं और उसी दिन उन्होंने हमें बताया था कि प्ले हाउस अतिरिक्त भीड़ के लिए और कुर्सियां मंगवा रहा है। क्लास के लड़के लड़कियां इस पर ऐसे ऊह और आह कर रहे थे मानो यह कोई बहुत बड़ी बात हो, और शायद कुछ लोगों के लिए थी भी। याद रखो, हमारी क्लास में सुमित जैसे लड़के भी थे। उसे शायद लगता होगा कि उसकी जिंदगी में यही एक मौका है जब कोई उसमें दिलचस्पी ले सकता है। दुख की बात यह थी कि शायद वह सही था। तुम सोचोगे कि मैं भी इसे लेकर उत्साहित हो रहा होऊंगा, लेकिन सच कहूं तो मैं बिल्कुल नहीं था। मेरे दोस्त अब भी स्कूल में मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जाने कब से मुझे एक भी दोपहर की छुट्टी नहीं मिली। बस एक ही चीज थी जो मुझे आगे बढ़ा रही थी, यह एहसास कि मैं सही काम कर रहा हूं। मुझे पता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास बस यही था। कभी कभी मुझे इस बारे में थोड़ा अच्छा भी महसूस होता था। हालांकि
मैंने कभी किसी से यह माना नहीं। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि स्वर्ग में फरिश्ते खड़े होकर नीचे मेरी तरफ भावुक नजरों से देख रहे हैं। उनकी आंखों के कोनों में छोटे छोटे आंसू भरे हैं और वे मेरे सारे त्यागों की तारीफ कर रहे हैं। तो उस पहली रात मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था और इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, तभी जया ने मुझसे एक सवाल पूछा। एक सवाल, क्या यह सच है कि तुम और तुम्हारे दोस्त कभी कभी रात को कब्रिस्तान जाते हो? मेरा एक हिस्सा इस बात से हैरान था कि उसे इसमें दिलचस्पी भी थी। हालांकि यह कोई राज नहीं था, लेकिन यह वैसी चीज नहीं लगती थी जिसकी उसे परवाह हो। हां, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कभी कभी। वहां तुम लोग मूंगफली खाने के अलावा क्या करते हो? लगता है उसे इसके बारे में भी पता था। पता नहीं, मैंने कहा। बातें करते हैं, मजाक करते हैं। बस वह एक ऐसी जगह है जहां हमें जाना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें वहां कभी डर नहीं लगता? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्यों, तुम्हें लगता? पता नहीं, शायद लगता। क्यों? क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत न कर बैठूं। हम वहां कुछ बुरा नहीं करते। मेरा मतलब, हम कब्रों के पत्थर नहीं गिराते या अपना कचरा वहां नहीं छोड़ते, मैंने कहा। मैं उसे होरीपोडो कथूरिया के बारे में, हमारी बातों के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि जया वैसी बातें सुनना नहीं चाहेगी। पिछले हफ्ते शुभ्रांशु जोर से सोच रहा था कि ऐसा आदमी बिस्तर पर कितनी तेजी से लेट सकता है, और खैर, तुम समझ ही गए। क्या तुम लोग कभी बस चुपचाप बैठकर वहां की आवाजें सुनते हो, जैसे झींगुरों की आवाज या हवा चलने पर पत्तों की सरसराहट, या कभी बस पीठ के बल लेटकर तारों को देखते हो? हालांकि वह 4 साल से किशोरी थी, जया को किशोरों के बारे में सबसे बुनियादी बात भी नहीं पता थी, और उसके लिए किशोर लड़कों को समझना ऐसा था जैसे कोई सापेक्षता के सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा। उसने हल्का सा सिर हिलाया। अगर मैं कभी वहां जाऊं तो शायद मैं यही करती, बस चारों तरफ देखती, उस जगह को सच में महसूस करती, या चुपचाप बैठकर सुनती। पूरी बातचीत मुझे अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और हम कुछ देर चुपचाप चलते रहे। और चूंकि उसने मेरे बारे में थोड़ा पूछा था, मुझे लगा कि बदले में मुझे भी उसके बारे में पूछना चाहिए। मेरा मतलब, उसने भगवान की योजना वाली बात तो नहीं छेड़ी थी, इसलिए कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता था। तो तुम क्या करती हो, मैंने पूछा। अनाथों के साथ काम करने, जानवरों की मदद करने या गीता पढ़ने के अलावा? ये बात मुझे खुद भी बेवकूफी भरी लगी, मैं मानता हूं, लेकिन वह यही सब करती थी। वह मेरी तरफ मुस्कुराई। मुझे लगता है वह मेरे सवाल से हैरान थी, और उससे भी ज्यादा इस बात से कि मुझे उसमें दिलचस्पी थी। मैं बहुत सी चीजें करती हूँ। अपनी पढ़ाई करती हूँ, अपने पापा के साथ समय बिताती हूँ, कभी कभी हम जिन रम्मी खेलते हैं, ऐसी ही चीजें। क्या तुम कभी दोस्तों के साथ घूमने या मस्ती करने नहीं जाती? नहीं, उसने कहा, और उसके जवाब देने के तरीके से साफ था कि उसे भी पता था कि कोई उसे अपने साथ ज्यादा रखना नहीं चाहता। मुझे यकीन है कि अगले साल कॉलेज जाने को लेकर तुम बहुत उत्साहित होगी, मैंने बात बदलते हुए कहा। जवाब देने में उसे एक पल लगा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगी, उसने सपाट स्वर में कहा। उसका जवाब सुनकर मैं चौंक गया। जया हमारी सीनियर क्लास की सबसे अच्छे नंबर लाने वाली छात्रों में से एक थी, और अगर आखिरी सेमेस्टर अच्छा गया तो वह शायद वैलेडिक्टोरियन भी बन सकती थी। वैसे हमने इस पर शर्त लगा रखी थी कि अपने भाषण में वह भगवान की योजना वाली बात कितनी बार कहेगी। मेरा दांव 14 पर था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 मिनट होने वाले थे। कैलाश पर्वत का क्या? मुझे लगा था तुम वहीं जाने की सोच रही हो, तुम्हें ऐसी जगह बहुत पसंद आती, मैंने कहा। उसने आंखों में हल्की चमक के साथ मेरी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है कि मैं वहां बिल्कुल फिट बैठूंगी, है ना? उसके वे घुमावदार जवाब कभी कभी सीधे आंखों के बीच आकर लगते थे। मेरा वह मतलब नहीं था, मैंने जल्दी से कहा। मैं बस यह कहना चाहता था कि मैंने सुना था कि तुम अगले साल वहां जाने को लेकर बहुत उत्साहित हो। उसने बिना ठीक से जवाब दिए बस कंधे उचका दिए, और सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब निकालूं। तब तक हम उसके घर के सामने पहुंच चुके थे
और हम बाहर फुटपाथ पर रुक गए। जहां मैं खड़ा था वहां से पर्दों के पीछे लिविंग रूम में हरिहर मिश्र की परछाई दिखाई दे रही थी। लैंप जल रहा था और वह खिड़की के पास सोफे पर बैठे थे। उनका सिर झुका हुआ था, जैसे वह कुछ पढ़ रहे हों। मैंने मान लिया कि वह गीता ही होगी। मुझे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद, सौम्यजीत, उसने कहा और कुछ पल मेरी तरफ देखकर आखिरकार अंदर जाने लगी। उसे जाते हुए देखते समय मैं यह सोचे बिना नहीं रह सका कि जितनी बार भी मैंने उससे बात की थी, यह हमारी अब तक की सबसे अजीब बातचीत थी। उसके कुछ जवाब चाहे जितने अटपटे रहे हों, वह लगभग सामान्य लग रही थी। अगली रात जब मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था, उसने मुझसे मेरे पिता के बारे में पूछा। वो ठीक है, मेरा ख्याल है, मैंने कहा, लेकिन वो ज्यादा आसपास नहीं रहते। क्या तुम्हें उनकी कमी महसूस होती है, उनके बिना बड़े होने की? कभी कभी। मुझे भी अपनी माँ की कमी महसूस होती है, हालांकि मैं उन्हें कभी जान भी नहीं पाई। ये पहली बार था जब मैंने सोचा कि शायद जया और मुझ में कुछ समान हो सकता है। मैंने उस बात को थोड़ी देर तक मन में बैठने दिया। ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, मैंने ईमानदारी से कहा। भले ही मेरे पिता मेरे लिए एक अजनबी जैसे हैं, कम से कम वो अभी भी हैं तो सही। चलते हुए उसने मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा सामने देखने लगी। उसने फिर हल्के से अपने बालों को खींचा। मैं अब नोटिस करने लगा था कि जब भी वह घबराती थी या उसे समझ नहीं आता था कि क्या कहे, तब वह ऐसा करती थी। हाँ, कभी कभी मुश्किल होता है, गलत मत समझना। मैं अपने पिता से पूरे दिल से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती तो कैसा होता। मुझे लगता है कि मैं उनसे उन बातों पर बात कर पाती जिन पर मैं अपने पिता से नहीं कर सकती। मैंने मान लिया कि वह लड़कों की बात कर रही थी। बाद में जाकर मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। तुम्हारे पिता के साथ रहना कैसा है? क्या वो मंदिर में जैसे रहते हैं वैसे ही घर में भी हैं? नहीं, असल में उनका हास्य बोध काफी अच्छा है। हरिहर मिश्र मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि वह यह सुनकर चौंक गई थी कि मैंने उन्हें उनके पहले नाम से बुलाया, लेकिन उसने मुझे इस बात पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने कहा, इतने हैरान मत दिखो, जब तुम उन्हें जानोगे तो तुम्हें वो पसंद आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उन्हें जान पाऊंगा। तुम कभी नहीं जानते सौम्यजीत। भगवान की क्या योजना है? मुझे उससे ऐसी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके साथ तुम्हें बस पता होता था कि वह हर दिन भगवान से बात करती है, और तुम्हें कभी नहीं पता चलता था कि ऊपर बैठे बड़े साहब ने उसे क्या बताया है। शायद उसके पास सीधे स्वर्ग जाने का टिकट भी हो, अगर तुम मेरा मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वह इतनी अच्छी इंसान थी। मैं उन्हें कैसे जानूंगा? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस खुद से मुस्कुराई, जैसे उसे कोई ऐसा राज पता हो जो वह मुझसे छुपा रही हो। जैसा मैंने कहा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं था जब वह ऐसा करती थी। अगली रात हमने उसकी गीता के बारे में बात की। तुम इसे हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? मैंने पूछा। मैं मानकर चलता था कि वह गीता इसलिए साथ रखती है क्योंकि वह पुजारी की बेटी थी। यह कोई बहुत बड़ा अनुमान भी नहीं था हरिहर मिश्र की धर्म ग्रंथों के प्रति भावनाओं को देखते हुए। लेकिन जो गीता वह साथ रखती थी वह पुरानी थी और उसका कवर भी काफी घिसा पिटा लग रहा था। मुझे लगता था कि वह उन लोगों में से होगी जो हर साल नई गीता खरीदते हैं ताकि गीता छापने वाले उद्योग की मदद हो जाए, या भगवान के प्रति अपनी नई निष्ठा दिखा सके, या कुछ ऐसा। उसने जवाब देने से पहले कुछ कदम और चले। ये मेरी माँ की थी? उसने बस इतना कहा। ओह! मैंने यह ऐसे कहा जैसे मैंने किसी के पालतू कछुए पर पैर रख दिया हो और उसे अपने जूते के नीचे कुचल दिया हो। उसने मेरी तरफ देखा। कोई बात नहीं सौम्यजीत, तुम्हें कैसे पता हो सकता था? मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। ऐसा मत कहो, तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं था। मेरे माँ पिता को उनकी शादी पर यह गीता मिली थी, लेकिन सबसे पहले इस पर मेरी माँ ने अपना हक जमा लिया। वह इसे हर समय पढ़ती थीं, खासकर तब जब उनकी जिंदगी में कोई कठिन समय चल रहा होता था। उन्हें रात को सोने से पहले इसे पढ़ना बहुत पसंद था, और जब मैं पैदा हुई थी तब अस्पताल में भी यह उनके पास थी। जब मेरे पिता को पता चला कि उनकी मौत हो गई है,
तो वह मुझे और इस गीता को एक साथ अस्पताल से बाहर लेकर आए थे। मुझे दुख है, मैंने फिर कहा। जब कोई तुम्हें इतनी दुख भरी बात बताता है तो यही एक चीज होती है जो तुम्हारे दिमाग में आती है, चाहे तुम पहले भी यह कह चुके हो। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका एक हिस्सा बनी रह सकती हूँ। क्या तुम यह समझ सकते हो? वह यह बात दुखी होकर नहीं कह रही थी, बस मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कह रही थी। किसी तरह इससे बात और भी दुखद लगने लगी। उसके यह सब बताने के बाद मैंने फिर सोचा कि हरिहर मिश्र के साथ उसका बचपन कैसा रहा होगा, और मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैं अपने जवाब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक कार का हॉर्न जोर से बजा और मैं और जया दोनों रुककर एक साथ पीछे मुड़े। तभी हमने कार को किनारे रुकते सुना। कार में शुभ्रांशु और नंदिनी थे। शुभ्रांशु ड्राइविंग सीट पर और नंदिनी हमारी तरफ वाली सीट पर। अरे अरे, देखो तो यहां कौन है? शुभ्रांशु ने स्टीयरिंग पर झुकते हुए कहा ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं जया को घर छोड़ने जाता हूं, और किशोर दिमागों के अजीब तरीके से काम करने के अनुसार यह नई बात अचानक जया की कहानी से जुड़ी मेरी सारी भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हेलो शुभ्रांशु। हेलो नंदिनी। जया ने खुशी से कहा। उसे घर छोड़ रहे हो सौम्यजीत? शुभ्रांशु की मुस्कान के पीछे का छोटा शैतान मुझे साफ दिखाई दे रहा था। हाय शुभ्रांशु, मैंने कहा, मन ही मन यह चाहकर कि काश उसने मुझे देखा ही ना होता। घूमने के लिए कितनी खूबसूरत रात है ना? शुभ्रांशु ने कहा। मुझे लगता है कि क्योंकि नंदिनी उसके और जया के बीच बैठी थी, इसलिए वह जया के सामने सामान्य से थोड़ा ज्यादा साहसी महसूस कर रहा था, और ऐसा मौका वह मुझे चिढ़ाए बिना छोड़ नहीं सकता था। जया ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ है तो। शुभ्रांशु ने भी इधर उधर देखा, आंखों में बनावटी भावुकता लाते हुए, फिर गहरी सांस ली। मैं समझ गया कि वह नाटक कर रहा है। वाह, बाहर तो सच में कितना अच्छा मौसम है। उसने आह भरी और हमारी तरफ देखकर कंधे उचकाए। मैं तुम्हें लिफ्ट देने की पेशकश करता, लेकिन तारों के नीचे पैदल चलने जितना मजा उसमें नहीं आता, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों यह मौका खो दो। उसने यह ऐसे कहा जैसे वह हम दोनों पर कोई एहसान कर रहा हो। ओह, हम तो वैसे भी लगभग मेरे घर पहुंच ही गए हैं। मैं सौम्यजीत को 1 कप साइडर ऑफर करने वाली थी। क्या तुम लोग भी आना चाहोगे? हमारे पास बहुत है। 1 कप साइडर? उसके घर पर? उसने इसका जिक्र तो किया ही नहीं था। मैंने हाथ जेब में डाल लिए, सोचते हुए कि क्या यह और भी बदतर हो सकता है। ओह नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बस इंडियन कॉफी हाउस जा रहे थे। स्कूल वाली रात में? उसने मासूमियत से पूछा। ओह, हम बहुत देर बाहर नहीं रहेंगे, उसने वादा किया, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। तुम दोनों अपने साइडर का मजा लो। रुककर हेलो कहने के लिए धन्यवाद, जया ने हाथ हिलाते हुए कहा। शुभ्रांशु ने कार फिर आगे बढ़ा दी, लेकिन धीरे धीरे। जया को शायद लगता होगा कि वह सुरक्षित ड्राइवर है। असल में वह था नहीं। हालांकि जब भी वह किसी चीज से कार टकरा देता था, तब मुसीबत से निकलने में माहिर था। मुझे याद है एक बार उसने अपनी मां से कहा था कि एक गाय अचानक कार के सामने आ गई थी, इसलिए ग्रिल और फेंडर टूट गए। सब इतनी जल्दी हुआ मां, गाय अचानक कहीं से सामने आ गई। वह सीधे मेरे सामने कूद पड़ी और मैं समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। अब हर कोई जानता है कि गायें कहीं कूदकर नहीं आती, लेकिन उसकी मां ने उसकी बात मान ली। वैसे वह खुद भी कभी हेड चीयर लीडर रह चुकी थी। जब उनकी कार आंखों से ओझल हो गई तो जया मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं सौम्यजीत। हाँ बिल्कुल, ध्यान दो, मैंने कितनी सावधानी से जवाब दिया। जया को छोड़ने के बाद नहीं, मैं साइडर पीने नहीं रुका। मैं बड़बड़ाता हुआ अपने घर की तरफ लौटने लगा। तब तक जया की कहानी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी थी और मुझे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दोस्तों की हंसी इंडियन कॉफी हाउस से ही सुन सकता हूं। देखा, अच्छा इंसान बनने का क्या नतीजा होता है। अगली सुबह तक पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मैं जया को घर छोड़ने जाता हूं, और इससे हम दोनों के बारे में नई अफवाहों का दौर शुरू हो गया। इस बार हालात पहले से भी बदतर थे। इतना बुरा कि मुझे लंच ब्रेक लाइब्रेरी में बिताना पड़ा, सिर्फ सबसे दूर रहने के लिए। उस रात रिहर्सल प्ले हाउस में थी।
शो शुरू होने से पहले यह आखिरी रिहर्सल थी और हमें बहुत सा काम करना था। स्कूल के तुरंत बाद ड्रामा क्लास के लड़कों को क्लासरूम में रखे सारे प्रॉप्स किराए के ट्रक में लादकर प्ले हाउस ले जाने थे। समस्या सिर्फ इतनी थी कि लड़कों में सिर्फ मैं और सुमित थे और इतिहास में शायद ही कोई उससे कम तालमेल वाला इंसान रहा हो। हम किसी भारी सामान को उठाकर दरवाजे से निकल रहे होते और उसका हूविल जैसा शरीर उसके खिलाफ काम करने लगता। हर उस अहम पल पर जब मुझे वजन संभालने के लिए उसकी मदद चाहिए होती, वह फर्श पर पड़ी धूल या किसी कीड़े से ठोकर खा जाता और पूरा वजन मेरी उंगलियों पर आ गिरता, उन्हें दरवाजे की चौखट में इतनी बुरी तरह दबाते हुए कि दर्द असहनीय हो जाता। सॉरी, वह कहता। दर्द हुआ? मैं अपने गले में उठती गालियों को रोकता और दांत भींचकर कहता, बस दोबारा मत करना। लेकिन वह खुद को लड़खड़ाने से उतना ही रोक सकता था जितना बारिश को गिरने से। जब तक हमने सब कुछ लादना और उतारना खत्म किया, मेरी उंगलियां घूम घूम कर काम करने वाले टल्ली ठेकेदार जैसी लग रही थीं। और सबसे बुरी बात यह थी कि रिहर्सल शुरू होने से पहले मुझे खाने का मौका भी नहीं मिला। प्रॉप्स उठाने ढोने में 3 घंटे लग गए थे और बाकी सबके आने से कुछ मिनट पहले ही हम उन्हें ठीक से सेट कर पाए। उस दिन जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद इतना कहना काफी है कि मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने अपनी लाइनें बिना सोचे समझे बोल दी और मिस गांगुली ने पूरी रात मार्वेलस शब्द एक बार भी नहीं कहा। बाद में उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन जया बस मुस्कुराई और उनसे कहा कि चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि जया बस मेरे लिए हालात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने मुझसे उसे घर छोड़ने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। प्ले हाउस शहर के बीचों बीच था और उसे घर छोड़ने के लिए मुझे काफी दूर घूमकर जाना पड़ता। इसके अलावा मैं फिर से ऐसा करते हुए दिखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मिस गांगुली ने जया की बात सुन ली थी और उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा कि मुझे खुशी खुशी ऐसा करना चाहिए। तुम दोनों नाटक के बारे में बात कर सकते हो, शायद कुछ कमियां दूर हो जाएं। कमियों से उनका मतलब जाहिर है खास तौर पर मुझसे था। तो एक बार फिर मैं जया को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन वह समझ सकती थी कि मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं उससे थोड़ा आगे आगे चल रहा था, हाथ जेब में डाले, बिना पीछे मुड़कर यह देखे कि वह आ भी रही है या नहीं। शुरुआत के कुछ मिनट ऐसे ही बीते और मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। तुम बहुत अच्छे मूड में नहीं हो, है ना? उसने आखिरकार पूछा। आज रात तुमने कोशिश भी नहीं की। तुमसे कुछ छूटता नहीं है ना? मैंने बिना उसकी तरफ देखे ताने से कहा। शायद मैं मदद कर सकूं। उसने कहा। उसने ये बात कुछ ज्यादा ही खुशी से कही, जिससे मुझे और गुस्सा आ गया। मुझे नहीं लगता, मैंने झुंझलाकर कहा। अगर तुम मुझे बता दो कि क्या बात है। मैंने उसे बात पूरी नहीं करने दी। सुनो, मैं रुककर उसकी तरफ मुड़ा। मैं पूरा दिन बेकार सामान ढोता रहा हूं, दोपहर के खाने के बाद से कुछ नहीं खाया और अब मुझे 1 मील का चक्कर लगाकर तुम्हें घर छोड़ना पड़ रहा है, जबकि हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। यह पहली बार था जब मैंने उस पर आवाज ऊंची की थी। सच बताऊं तो इससे मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। यह सब बहुत दिनों से मेरे अंदर जमा हो रहा था। जया इतनी हैरान थी कि कुछ कह नहीं पाई और मैं बोलता गया। और मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से कर रहा हूं, जो मुझे पसंद भी नहीं करते। यह पूरा मामला बेवकूफी है और काश मैंने इसके लिए कभी हामी ही न भरी होती। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम नाटक को लेकर घबराए हुए हो। मैंने सिर हिलाकर उसकी बात काट दी। एक बार जब मैं शुरू हो जाता था तो कभी कभी रुकना मुश्किल हो जाता था। मैं उसकी आशावादिता और खुशमिजाजी को बस एक हद तक ही झेल सकता था और आज वह दिन नहीं था जब मुझे ज्यादा धक्का दिया जाए। तुम समझती क्यों नहीं? मैंने झल्ला कर कहा। मैं नाटक को लेकर घबराया नहीं हूं, मैं बस यहां रहना ही नहीं चाहता। मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त मेरे बारे में बातें करें और मैं तुम्हारे साथ समय भी नहीं बिताना चाहता। तुम बार बार ऐसा दिखाती हो जैसे हम दोस्त हों, लेकिन हम दोस्त नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं,
मैं बस चाहता हूं कि यह सब खत्म हो जाए ताकि मैं अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जा सकूं। मेरे इस गुस्से से वह आहत लग रही थी और सच कहूं तो मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। समझ गई। उसने बस इतना कहा। मैं इंतजार करता रहा कि वह मुझ पर चिल्लाएगी, अपना बचाव करेगी, अपनी बात फिर से रखेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस नीचे जमीन की तरफ देखा। मुझे लगता है कि उसका एक हिस्सा रोना चाहता था, लेकिन वह रोई नहीं और आखिरकार मैं वहां से तेज कदमों से चला गया, उसे अकेले खड़ा छोड़कर। कुछ पल बाद मैंने उसकी आहट भी सुनी। बाकी रास्ते वह मुझसे करीब 5 गज पीछे चलती रही और उसने तब तक मुझसे दोबारा बात नहीं की जब तक वह अपने घर की पगडंडी पर नहीं चढ़ गई। मैं तब तक फुटपाथ पर आगे बढ़ चुका था। तभी मैंने उसकी आवाज सुनी। मुझे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद सौम्यजीत। उसने पुकारा। उसके यह कहते ही मैं भीतर तक सिमट गया। जब मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और सबसे कटु बातें कहता था, तब भी वह मुझे धन्यवाद देने की कोई वजह ढूंढ लेती थी। वह बस वैसी ही लड़की थी और मुझे लगता है कि मैं सच में उससे नफरत करता था, या यूं कहूं शायद मैं खुद से नफरत करता था। नाटक की रात ठंडी और ताजगी भरी थी और आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों का नामो निशान तक नहीं। हमें 1 घंटा पहले पहुंचना था और पूरे दिन मुझे पिछली रात जया से जिस तरह बात की थी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह हमेशा मेरे साथ अच्छी ही रही थी और मुझे पता था कि मैंने बहुत घटियापन किया था। क्लासों के बीच मैंने उसे गलियारों में देखा भी और मैं उसके पास जाकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन हर बार मौका मिलने से पहले ही वह भीड़ में कहीं गुम हो जाती। जब मैं आखिरकार प्लेहाउस पहुंचा तब तक वह वहां पहले से मौजूद थी और मैंने उसे मिस गांगुली और हरिहर मिश्र से बातें करते हुए देखा। वे पर्दों के पास एक तरफ खड़े थे। हर कोई इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था, अपनी घबराहट को काम में निकालते हुए, लेकिन वह अजीब तरह से सुस्त लग रही थी। उसने अभी तक अपनी पोशाक नहीं पहनी थी। उसे एक सफेद लहराती हुई ड्रेस पहननी थी ताकि वह किसी फरिश्ते जैसी लगे, और उसने वही स्वेटर पहन रखा था जो उसने स्कूल में पहना था। यह सोचकर डर लग रहा था कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। फिर भी मैं उन तीनों के पास चला गया। हाय जया, मैंने कहा। नमस्ते महंत जी, मिस गांगुली। जया मेरी तरफ मुड़ी। हेलो सौम्यजीत। उसने धीमे से कहा। मैं समझ सकता था कि वह भी पिछली रात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसने मुझे वैसे मुस्कुराकर नहीं देखा जैसा वह हमेशा किया करती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकता हूं, और हम दोनों वहां से हट गए। मैं देख सकता था कि हरिहर मिश्र और मिस गांगुली हमें देख रहे थे। जब हम कुछ कदम दूर जाकर ऐसी जगह खड़े हुए जहां हमारी आवाज उन तक न पहुंच सके, मैंने घबराकर स्टेज की तरफ नजर दौड़ाई। कल रात मैंने जो बातें कही थीं उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने शुरुआत की। मुझे पता है कि शायद उससे तुम्हें दुख पहुंचा होगा और मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। वह मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे सोच रही हो कि मुझ पर भरोसा करे या नहीं। क्या तुम सच में उन बातों का मतलब रखते थे जो तुमने कही थी? उसने आखिरकार पूछा। बस मेरा मूड खराब था और कुछ नहीं। कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा तनाव में आ जाता हूं। मुझे पता था कि मैंने उसके सवाल का सच में जवाब नहीं दिया था। समझ गई, उसने कहा। उसने यह ठीक उसी तरह कहा जैसे पिछली रात कहा था, फिर खाली दर्शक सीटों की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में फिर वही उदासी थी। देखो, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि इसकी भरपाई करूंगा। मुझसे यह क्यों निकला मत पूछो। उस पल बस यही सही लगा। उस रात पहली बार वह मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। जया, जया मुड़ी। जी मिस गांगुली। मुझे लगता है अब हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। मिस गांगुली हाथ से इशारा कर रही थी। मुझे जाना होगा, उसने मुझसे कहा। मुझे पता है। ब्रेक अ लेग, मैंने कहा। नाटक शुरू होने से पहले किसी को गुड लक कहना अपशकुन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं ब्रेक अ लेग। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। हम दोनों का अच्छा होगा, मैं वादा करता हूं। उसके बाद हमें तैयार होना था और हम अलग अलग दिशाओं में चले गए। मैं पुरुषों के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा।
ब्रह्मपुर जैसे शहर में होने के बावजूद प्ले हाउस काफी आधुनिक था। अलग अलग ड्रेसिंग रूम थे, जिससे हमें ऐसा महसूस होता था जैसे हम सचमुच अभिनेता हों, सिर्फ छात्र नहीं। मेरा कॉस्ट्यूम जो प्ले हाउस में ही रखा गया था, पहले से ड्रेसिंग रूम में मौजूद था। रिहर्सल के शुरुआती दिनों में हमारे नाप लिए गए थे ताकि कपड़ों में बदलाव किया जा सके। मैं कपड़े बदल ही रहा था कि तभी शुभ्रांशु बिना बताए अंदर आ गया। सुमित भी वहीं था और वह अपने गूंगे भिखारी वाले किरदार की पोशाक पहन रहा था। शुभ्रांशु को देखते ही उसकी आंखों में डर उतर आया। शुभ्रांशु कम से कम हफ्ते में एक बार उसे पकड़कर उसकी अंडरवियर ऊपर खींच देता था और सुमित वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग निकला। जाते जाते उसने अपनी पोशाक की एक टांग आधी ही पहन रखी थी। शुभ्रांशु ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और आईने के सामने रखी ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गया। तो शुभ्रांशु ने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, तुम क्या करने वाले हो? मैंने उसे हैरानी से देखा। क्या मतलब? मैंने पूछा। नाटक के बारे में बेवकूफ, अपनी लाइनें गड़बड़ करोगे या कुछ ऐसा? मैंने सिर हिलाया। नहीं। प्रॉप्स गिरा दोगे? प्रॉप्स वाली बात सबको पता थी। ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम ये सब पूरी ईमानदारी से करने वाले हो? मैंने सिर हिला दिया। इसके अलावा कुछ और सोचने का ख्याल तक मेरे मन में नहीं आया था। वह मुझे काफी देर तक देखता रहा, जैसे वह किसी ऐसे इंसान को देख रहा हो जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो। लगता है तुम आखिरकार बड़े हो रहे हो सौम्यजीत, उसने आखिर में कहा। शुभ्रांशु के मुंह से यह सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि यह तारीफ थी या नहीं, लेकिन जैसे भी हो मुझे पता था कि वह सही कह रहा था। नाटक में श्यामल सेन पहली बार फरिश्ते को देखकर दंग रह जाता है और इसी वजह से वह उसके साथ घूम घूम कर उन कम भाग्यशाली लोगों की मदद करता है जिनके साथ वह क्रिसमस बांट रही होती है। श्यामल के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द होते हैं, तुम खूबसूरत हो, और मुझे यह ऐसे कहना था जैसे मैं दिल की गहराई से सचमुच ऐसा महसूस करता हूं। यही पूरे नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पल था और आगे होने वाली हर चीज का माहौल इसी से तय होता था। लेकिन समस्या यह थी कि मैं अभी तक इस लाइन को सही ढंग से नहीं बोल पाया था। हां, मैं शब्द तो कह देता था, लेकिन वे उतने भरोसेमंद नहीं लगते थे, क्योंकि सच कहूं तो मैं उन्हें वैसे ही कहता था जैसे कोई भी जया को देखकर कहेगा, हरिहर मिश्र को छोड़कर। यही वह एकमात्र दृश्य था जहां मिस गांगुली ने कभी मार्वेलस शब्द नहीं कहा था, इसलिए मैं इसे लेकर घबराया हुआ था। मैं बार बार कोशिश करता कि फरिश्ते की जगह किसी और की कल्पना करूं ताकि मैं यह लाइन ठीक से बोल सकूं, लेकिन बाकी इतनी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश में वह बात हर बार कहीं खो जाती थी। जब आखिरकार पर्दे खुले तब भी जया अपने ड्रेसिंग रूम में थी। मैंने उसे उससे पहले नहीं देखा, लेकिन यह ठीक था। शुरुआती कुछ दृश्यों में वह थी ही नहीं, वे ज्यादातर श्यामल सेन और उसकी बेटी के रिश्ते के बारे में थे। अब मुझे लगा था कि स्टेज पर कदम रखते ही मैं ज्यादा नर्वस नहीं होऊंगा, क्योंकि हमने इतनी रिहर्सल की थी, लेकिन जब वह पल सच में आता है तो वह सीधा आंखों के बीच आकर लगता है। प्ले हाउस खचाखच भरा हुआ था और जैसा मिस गांगुली ने कहा था, पीछे की तरफ 2 अतिरिक्त कतारें भी लगानी पड़ी थीं। आमतौर पर वहां 400 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उन अतिरिक्त सीटों के साथ कम से कम 50 लोग और बैठे हुए थे। इसके अलावा लोग दीवारों के सहारे खड़े भी थे, बिल्कुल सार्डिन मछलियों की तरह ठूंसे हुए। जैसे ही मैं स्टेज पर आया, पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। मैंने देखा कि दर्शकों में ज्यादातर नीले बालों वाली बुजुर्ग महिलाएं थीं, वैसी जो बिंगो खेलती हैं और रविवार के ब्रंच में ब्लडी मैरी पीती हैं। हालांकि पीछे की कतारों में मैंने शुभ्रांशु और अपने दोस्तों को भी बैठे देखा। सच कहूं तो उनके सामने खड़े होकर यह महसूस करना कि हर कोई बस मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा है, थोड़ा डरावना था। तो मैंने पूरी कोशिश की कि इसे अपने दिमाग से निकाल दूं और नाटक के शुरुआती दृश्य निभाने लगा। वैसे मेरी बेटी का किरदार मौली निभा रही थी, वही एक आंख वाली लड़की, क्योंकि वह थोड़ी छोटी दिखती थी। हमने अपने दृश्य वैसे ही निभाए जैसे रिहर्सल में किए थे। हम में से किसी ने अपनी लाइनें नहीं भूली, हालांकि हमारा प्रदर्शन कोई असाधारण भी नहीं था।
जब दूसरे अंक के लिए पर्दे बंद हुए तो हमें जल्दी जल्दी प्रॉप्स फिर से सेट करने पड़े। इस बार सबने मदद की और मेरी उंगलियां सुरक्षित रहीं क्योंकि मैंने हर कीमत पर सुमित से दूरी बनाए रखी। मैंने अब तक जया को नहीं देखा था। शायद उसे प्रॉप्स उठाने से छूट मिली हुई थी क्योंकि उसकी पोशाक हल्के कपड़े की बनी थी और किसी कील में फंसकर फट सकती थी। लेकिन हमारे पास करने के लिए इतना काम था कि मुझे उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। अगली ही बात मुझे यह याद है कि पर्दा फिर से खुल रहा था और मैं एक बार फिर हरिहर मिश्र की दुनिया में था, दुकानों के सामने से गुजरता हुआ और अपनी बेटी के लिए क्रिसमस पर चाहिए उस म्यूजिक बॉक्स को खिड़कियों में ढूंढता हुआ। स्टेज पर जहां से जया ने प्रवेश किया वहां मेरी पीठ थी, लेकिन जैसे ही वह मंच पर आई मैंने पूरे दर्शकों को एक साथ सांस खींचते हुए सुना। मुझे लगा था कि पहले भी हॉल शांत था, लेकिन अब तो वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उसी क्षण आंख के कोने से और स्टेज के किनारे की तरफ मैंने हरिहर मिश्र के जबड़े को कांपते हुए देखा। मैंने खुद को मुड़ने के लिए तैयार किया और जब मैं मुड़ा तब आखिरकार मुझे समझ आया कि यह सब क्यों हुआ था। जितने समय से मैं उसे जानता था, पहली बार उसके शहद जैसे रंग वाले बाल कसकर जूड़े में बंधे नहीं थे। इसके बजाय वे खुले हुए थे, मेरी कल्पना से भी लंबे, और उसके कंधों के नीचे तक पहुंच रहे थे। उसके बालों में हल्की चमक थी जो स्टेज की रोशनी में किसी क्रिस्टल के प्रभामंडल की तरह चमक रही थी। उसके लिए खास तौर पर सिली हुई सफेद लहराती हुई ड्रेस के साथ वह दृश्य सचमुच अद्भुत था। वह न तो उस लड़की जैसी लग रही थी जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था और न ही उस लड़की जैसी जिसे मैं हाल ही में जानने लगा था। उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि उसके चेहरे की कोमलता और निखर जाए। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह अपने दिल में कोई राज छुपाए बैठी हो, ठीक वैसे ही जैसे उसके किरदार को करना था। वह बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। मुझे पता है कि मेरा मुंह थोड़ा खुल गया था और मैं काफी देर तक बस उसे देखता रह गया, हैरानी में बिल्कुल चुप। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे अपनी लाइन बोलनी है। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ा। तुम खूबसूरत हो, मैंने आखिरकार उससे कहा, और मुझे लगता है कि पूरे ऑडिटोरियम में मौजूद हर इंसान, सामने बैठी नीले बालों वाली बुजुर्ग महिलाओं से लेकर पीछे बैठे मेरे दोस्तों तक, समझ गया था कि मैं यह सचमुच दिल से कह रहा था। मैंने पहली बार वह लाइन पूरी तरह सही ढंग से कही थी। यह कहना कि नाटक जबरदस्त सफल रहा, उसकी सफलता को कम करके बताना होगा। दर्शक हंसे भी और रोए भी, जैसा कि उनसे उम्मीद की गई थी। लेकिन जया की मौजूदगी की वजह से वह सचमुच कुछ खास बन गया था, और मुझे लगता है कि पूरी कास्ट उतनी ही हैरान थी जितना मैं, यह देखकर कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो गया। जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था तो उनके चेहरों पर भी वही भाव थे जो मेरे चेहरे पर आए थे, और इससे उनके अभिनय में और भी गहराई आ गई थी। हमने पहला प्रदर्शन बिना किसी गड़बड़ी के पूरा कर लिया, और अगली शाम तो उससे भी ज्यादा लोग आ गए, अगर तुम यकीन कर सको तो। यहां तक कि शुभ्रांशु भी बाद में मेरे पास आया और मुझे बधाई दी, जो उसकी पहले कही बातों को देखते हुए काफी हैरान करने वाली बात थी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, उसने बस इतना कहा। मुझे तुम पर गर्व है दोस्त। जब वह यह कह रहा था, उसी समय मिस गांगुली हर उस इंसान से जो उनकी बात सुन रहा था या बस वहां से गुजर रहा था, बार बार चिल्लाकर कह रही थी, मार्वेलस। वह इसे इतनी बार दोहरा रही थी कि उस रात बिस्तर पर जाने के बाद भी मुझे उनके मुंह से वही शब्द सुनाई देता रहा। आखिरी बार पर्दे बंद होने के बाद मैंने जया को ढूंढा और उसे एक तरफ उसके पिता के साथ खड़ा देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें पहली बार रोते हुए देखा था, और जया उनके बाहों में चली गई। वे काफी देर तक एक दूसरे को पकड़े रहे। वह उसके बालों को सहला रहे थे और उसकी बंद आंखों के बीच फुसफुसाकर कह रहे थे, मेरी फरिश्ता। और यह देखकर मेरी भी आंखें भर आईं। मुझे एहसास हुआ कि सही काम करना इतना बुरा भी नहीं था। जब वे आखिरकार एक दूसरे से अलग हुए तो हरिहर मिश्र ने गर्व से इशारा करके उसे बाकी कास्ट के पास जाने को कहा, और बैक स्टेज
हर किसी ने उसे ढेरों बधाइयां दी। उसे पता था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, हालांकि वह बार बार यही कह रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं। वह अपनी सामान्य खुशमिजाज खुद जैसी ही थी, लेकिन अब जबकि वह इतनी सुंदर लग रही थी, उसकी वही आदतें बिल्कुल अलग ढंग से महसूस हो रही थीं। मैं पीछे खड़ा रहा, उसे उसका पल जीने देते हुए, और मैं मानता हूं कि मेरे भीतर का एक हिस्सा पुराने हरिहर मिश्र जैसा महसूस कर रहा था। मैं उसके लिए खुश हुए बिना नहीं रह सकता था और थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहा था। जब उसने आखिरकार मुझे एक तरफ खड़ा देखा तो उसने बाकी लोगों से माफी मांगी और मेरी तरफ चली आई। पास आकर वह रुक गई। मेरी तरफ देखते हुए वह मुस्कुराई। धन्यवाद सौम्यजीत, जो तुमने किया उसके लिए। तुमने मेरे पिता को बहुत खुश कर दिया। तुम्हारा स्वागत है, मैंने कहा, और इस बार मैं सचमुच दिल से कह रहा था। अजीब बात यह थी कि जब उसने यह कहा तभी मुझे एहसास हुआ कि आज उसे उसके पिता घर ले जाएंगे, और पहली बार मुझे सच में इच्छा हुई कि काश मुझे उसे घर छोड़ने का मौका मिला होता। अगला सोमवार क्रिसमस की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी हफ्ता था और हर क्लास में फाइनल परीक्षाएं होनी थीं। इसके अलावा मुझे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय के लिए अपना आवेदन भी पूरा करना था, जिसे मैं रिहर्सलों की वजह से टालता आ रहा था। मैंने तय किया था कि उस हफ्ते जमकर पढ़ाई करूंगा और रात को सोने से पहले आवेदन भरूंगा। फिर भी मैं जया के बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा था। नाटक के दौरान जया का जो रूपांतरण हुआ था वह कम से कम इतना तो था कि किसी को भी चौंका दे, और मैंने मान लिया था कि उसमें सचमुच कोई बदलाव आ गया है। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था। इसलिए जब स्कूल के पहले दिन वह फिर से अपने पुराने रूप में आई, भूरा स्वेटर, बालों का जूड़ा, चेकदार स्कर्ट और वही सब, तो मैं हैरान रह गया। बस एक नजर ही काफी थी और मैं उसके लिए दुख महसूस किए बिना नहीं रह सका। वीकेंड के दौरान लोग उसे सामान्य, यहां तक कि खास समझने लगे थे, या कम से कम ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने किसी तरह वह सब फिर से खो दिया था। हां, लोग अब उससे थोड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और जिन्होंने अब तक उससे बात नहीं की थी वे भी उसे बता रहे थे कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। बचपन से बनी हुई सोच इतनी आसानी से नहीं बदलती, और मेरे भीतर का एक हिस्सा यह सोच रहा था कि कहीं इससे उसके लिए हालात और भी खराब न हो जाए। अब जब लोगों ने देख लिया था कि वह सामान्य लग सकती है, तो शायद वे उसके प्रति और भी निर्दयी हो जाएं। मैं उससे अपनी इन भावनाओं के बारे में बात करना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन मैंने तय किया था कि हफ्ता खत्म होने के बाद करूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत काम था, बल्कि इसलिए भी कि मैं सोच लेना चाहता था कि उसे यह बात सबसे अच्छे तरीके से कैसे कहूं। सच कहूं तो मुझे अब भी उस आखिरी बार की बातों के लिए थोड़ा अपराध बोध महसूस हो रहा था जब मैं उसे घर छोड़ने गया था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि नाटक बहुत अच्छा हुआ था। असली वजह यह थी कि हमारे साथ बिताए पूरे समय में जया ने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, और मुझे पता था कि गलती मेरी थी। मुझे यह भी नहीं लगता था कि वह मुझसे बात करना चाहती थी। सच बताऊं तो मैं जानता था कि वह मुझे लंच के समय अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए देखती होगी, जबकि वह खुद एक कोने में बैठकर अपनी गीता पढ़ती रहती थी। लेकिन उसने कभी हमारी तरफ आने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसी दिन जब मैं स्कूल से निकल रहा था तो मैंने पीछे से उसकी आवाज सुनी। उसने पूछा कि क्या मुझे उसे घर तक छोड़ने में कोई परेशानी होगी। हालांकि मैं अभी तक उसे अपने विचारों के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी मैंने हां कह दी, पुराने दिनों की खातिर, समझ रहे हो। 1 मिनट बाद ही जया सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार घर जाते समय तुमने क्या कहा था? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, मन ही मन यही चाहकर कि काश उसने यह बात न छेड़ी होती। तुमने कहा था कि तुम इसकी भरपाई करोगे। उसने कहा। एक पल के लिए मैं उलझ गया। मुझे लगा था कि मैंने नाटक में अपने प्रदर्शन से यह कर दिया था, लेकिन जया आगे बोलती रही। तो मैं सोच रही थी कि तुम क्या कर सकते हो। उसने बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए कहा। और मैंने यही सोचा है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे
उन अचार के जारों और कॉफी के डिब्बों को इकट्ठा करने में कोई परेशानी होगी, जिन्हें उसने साल की शुरुआत में पूरे शहर के अलग अलग दुकानों में रखा था। वे आमतौर पर कैश रजिस्टर के पास रखे होते थे ताकि लोग अपना बचा हुआ छुट्टा पैसा उनमें डाल सके। वह पैसा अनाथ बच्चों के लिए था। जया कभी लोगों से सीधे पैसे नहीं मांगना चाहती थी। वह चाहती थी कि लोग अपनी इच्छा से दें। उसके हिसाब से यही सच्चा सनातनी तरीका था। मुझे याद आया कि मैंने ऐसे डिब्बे इंडियन कॉफी हाउस और क्राउन थिएटर जैसी जगहों पर देखे थे। मैं और मेरे दोस्त तब उनमें पेपर क्लिप्स और नकली सिक्के डाल देते थे जब कैशियर नहीं देख रहे होते थे, क्योंकि उनकी आवाज कुछ कुछ सिक्कों जैसी आती थी। फिर हम आपस में हंसते थे कि हमने जया को बेवकूफ बना दिया। हम मजाक करते थे कि जब वह अपने डिब्बों को खोलेगी और वजन देखकर कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद करेगी, तब उसे अंदर सिर्फ पेपर क्लिप्स और नकली सिक्के मिलेंगे। कभी कभी जब तुम्हें अपनी पुरानी हरकतें याद आती हैं तो शर्म से सिर झुक जाता है, और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जया ने मेरे चेहरे का भाव देख लिया। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, साफ तौर पर निराश होते हुए। मैं बस सोच रही थी कि क्रिसमस इतनी जल्दी आने वाला है और मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मुझे सब इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। नहीं, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कर दूंगा। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ खास नहीं है। और फिर बुधवार से मैंने यही काम शुरू किया, जबकि मुझे परीक्षाओं की पढ़ाई करनी थी और आवेदन भी पूरा करना था। जया ने मुझे उन सभी जगहों की सूची दी जहां उसने डिब्बे रखे थे, और अगले दिन मैंने मां की कार ली और शहर के दूर वाले हिस्से से शुरुआत की। उसने करीब 60 डिब्बे रखे थे और मुझे लगा था कि उन्हें इकट्ठा करने में सिर्फ एक दिन लगेगा। उन्हें रखने की तुलना में यह तो बहुत आसान काम था। जया को यह सब करने में लगभग 6 हफ्ते लगे थे, क्योंकि पहले उसे 60 खाली जार और डिब्बे ढूंढने पड़े थे, और फिर कार न होने की वजह से वह एक बार में सिर्फ 2 या 3 ही ले जा सकती थी। जब मैंने शुरुआत की तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैं ये डिब्बे और जार उठा रहा हूं, क्योंकि यह जया का प्रोजेक्ट था। लेकिन मैं खुद को बार बार यही याद दिलाता रहा कि जया ने मुझसे मदद मांगी थी। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान जाता रहा, डिब्बे और जार इकट्ठा करता रहा, और पहले दिन के आखिर तक मुझे एहसास हो गया कि यह काम मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा समय लेने वाला है। मैं मुश्किल से 20 के आसपास ही डिब्बे इकट्ठा कर पाया था, क्योंकि मैं ब्रह्मपुर की जिंदगी की एक सीधी सी बात भूल गया था। ऐसे छोटे शहर में किसी दुकान के अंदर जाकर बिना मालिक से बात किए या किसी परिचित को नमस्ते किए सिर्फ डिब्बा उठाकर निकल आना नामुमकिन था। वहां ऐसा किया ही नहीं जाता था। तो मैं बैठ जाता और कोई आदमी पिछली पतझड़ में पकड़ी गई मार्लिन मछली की कहानी सुनाने लगता, या मुझसे पूछता कि कॉलेज कैसा चल रहा है, और फिर कहता कि पीछे रखे कुछ बक्से उतारने में मदद चाहिए। कभी कभी वे यह भी पूछते कि मैगजीन रैक को दुकान के दूसरी तरफ कर देना चाहिए या नहीं। मुझे पता था कि जया यह सब बहुत अच्छे से कर लेती, और मैं कोशिश कर रहा था कि वैसे ही व्यवहार करूं जैसा मुझे लगता था कि वह चाहती। आखिर यह उसका प्रोजेक्ट था। काम जल्दी खत्म करने के लिए मैंने दुकानों के बीच में कभी पैसों को गिनना बंद नहीं किया। मैं बस एक जार या डिब्बे की रकम दूसरे में उड़ेलता जाता, सबको मिलाते हुए आगे बढ़ता रहा। पहले दिन के आखिर तक सारे सिक्के 2 बड़े जारों में भर चुके थे, और मैं उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गया। कांच के पार मुझे कुछ नोट दिखे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन असली घबराहट तब हुई जब मैंने सब कुछ फर्श पर उलट दिया और देखा कि ज्यादातर रकम पैसों यानी छोटे छोटे कॉपर के सिक्कों में थी। हालांकि उनमें उतने नकली सिक्के और पेपर क्लिप्स नहीं थे जितने की मैंने उम्मीद की थी। फिर भी जब मैंने कुल रकम गिनी तो मेरा मन बैठ गया। कुल रकम थी 659 रुपए। 1995 में भी यह बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, खासकर तब जब उसे 30 बच्चों में बांटना हो। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा शायद यह सिर्फ संयोग था। अगले दिन मैं फिर निकल पड़ा, कुछ दर्जन बक्से उठाए और लगभग 20 और दुकानदारों से बातें करते हुए डिब्बे और जार इकट्ठा किए। उस दिन की रकम थी 775 रुपये। तीसरा दिन तो और भी खराब निकला। पैसे गिनने के बाद तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ।
सिर्फ 374 रुपये ये वे दुकानें थीं जो समुद्र किनारे वाले इलाके में थीं, जहां पर्यटक और मेरे जैसे किशोर घूमते थे। हम लोग सच में कमाल के थे, यह सोचकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब मैंने देखा कि पूरे साल में कुल मिलाकर सिर्फ 1807 रुपए ही जमा हुए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, खासकर इसलिए क्योंकि वे डिब्बे लगभग पूरे साल बाहर रखे रहे थे और मैंने खुद उन्हें न जाने कितनी बार देखा था। उस रात मुझे जया को फोन करके यह रकम बतानी थी, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाया। उसने मुझसे कहा था कि इस साल वह बच्चों के लिए कुछ खास करना चाहती है और यह रकम उसके लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। यह बात मैं भी जानता था, इसलिए मैंने उससे झूठ कहा। मैंने कहा कि मैं कुल रकम तब तक नहीं गिनूंगा जब तक हम दोनों साथ बैठकर उसे न गिन ले, क्योंकि यह उसका प्रोजेक्ट था, मेरा नहीं। सच तो यह था कि पूरी बात बहुत उदास कर देने वाली थी। मैंने उससे वादा किया कि अगले दिन स्कूल के बाद मैं पैसे लेकर उसके घर आ जाऊंगा। अगला दिन 21 दिसंबर था, साल का सबसे छोटा दिन। क्रिसमस बस 4 दिन दूर था। सौम्यजीत, उसने पैसे गिनने के बाद मुझसे कहा, यह तो चमत्कार है। कितने पैसे हैं? मैंने मासूमियत से पूछा, जबकि मुझे ठीक ठीक पता था कि कितने हैं। यहाँ लगभग 8010 रुपए। वह खुशी से लगभग झूम रही थी। क्योंकि हरिहर मिश्र घर पर थे, इसलिए मुझे लिविंग रूम में बैठने की इजाजत मिली हुई थी और वहीं जया पैसे गिन रही थी। फर्श पर हर तरफ सिक्कों के छोटे छोटे साफ ढेर लगे हुए थे, ज्यादातर 25 पैसे और 10 पैसे। हरिहर मिश्र रसोई में मेज पर बैठकर अपना प्रवचन लिख रहे थे और जया की आवाज सुनकर उन्होंने भी सिर उठाकर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी होगा? मैंने भोलेपन से पूछा। उसकी आंखों से छोटे छोटे आंसू बह रहे थे और वह कमरे के चारों ओर देख रही थी, जैसे उसे अभी भी अपनी आंखों के सामने दिख रही चीज पर विश्वास नहीं हो रहा हो। नाटक के बाद भी वह इतनी खुश नहीं हुई थी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। यह बहुत अद्भुत है। पिछले साल मैंने सिर्फ $70 इकट्ठा किए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में मैंने पहले कभी इतनी भावना नहीं सुनी थी। मुझे खुशी है कि इस साल सब बेहतर हुआ, मैंने गले में अटकी गांठ के साथ कहा। अगर तुमने साल की शुरुआत में ही वे जार बाहर न रखे होते तो शायद इतना भी जमा नहीं होता। मुझे पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। पहली बार यह सही काम था। मैं जया के साथ खिलौने खरीदने नहीं गया। मुझे लगा उसे बच्चों की पसंद मुझसे बेहतर पता होगी, लेकिन उसने जिद की कि मैं क्रिसमस ईव पर उसके साथ अनाथालय चलूं, ताकि मैं वहां मौजूद रहूं जब बच्चे अपने उपहार खोलें। प्लीज सौम्यजीत, उसने कहा था, और वह इतनी खुश थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ उसे मना करने का। तो 3 दिन बाद जब मेरे पिता और मां मेयर के घर एक पार्टी में गए हुए थे, मैंने अपना हाउंडस्टूथ जैकेट और सबसे अच्छी टाई पहनी और बाह के नीचे जया का उपहार दबाए मां की कार की तरफ चला। मैंने अपने आखिरी बचे पैसों से उसके लिए एक अच्छा स्वेटर खरीदा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था कि उसके लिए और क्या लिया जाए। सच कहूं तो उसके लिए खरीदारी करना आसान नहीं था। मुझे 7 बजे अनाथालय पहुंचना था, लेकिन गोपालपुर पोर्ट के पास पुल उठा हुआ था और मुझे इंतजार करना पड़ा जब तक एक मालवाहक जहाज धीरे धीरे चैनल से निकल नहीं गया। नतीजतन मैं कुछ मिनट देर से पहुंचा। तब तक मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था और मुझे तब तक जोर जोर से खटखटाना पड़ा जब तक मिस्टर जीवन ने मुझे सुन नहीं लिया। उन्होंने अपनी चाबियों के गुच्छे में सही चाबी ढूंढने में थोड़ा समय लगाया और फिर दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर आया और ठंड भगाने के लिए अपने हाथों को रगड़ा। तुम आ गए, उन्होंने खुशी से कहा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां सब हैं। वह मुझे गलियारे से होते हुए उसी मनोरंजन कक्ष तक ले गए जहां मैं पहले भी जा चुका था। अंदर जाने से पहले मैं एक पल के लिए रुका और गहरी सांस छोड़ी और फिर मैं अंदर गया। वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल क्रिसमस ट्री खड़ा था, जिस पर चमकीली लड़ियां, रंग बिरंगी रोशनियां और 100 तरह के हाथ से बने सजावटी सामान लगे थे। पेड़ के नीचे हर दिशा में अलग अलग आकार और रंग के लिपटे हुए उपहार रखे थे। वे ऊंचे ऊंचे ढेरों में जमा थे। बच्चे
फर्श पर एक बड़े अर्धवृत्त में पास पास बैठे थे। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। लड़कों ने नेवी ब्लू पैंट और सफेद कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी, जबकि लड़कियों ने नेवी स्कर्ट और लंबी बाहों वाले ब्लाउज। ऐसा लग रहा था कि बड़े आयोजन से पहले सबने खुद को अच्छे से तैयार किया है, और ज्यादातर लड़कों के बाल भी कटे हुए थे। दरवाजे के पास मेज पर पंच का कटोरा और क्रिसमस ट्री के आकार वाली कुकीज की प्लेटें रखी थीं, जिन पर हरी चीनी छिड़की गई थी। कुछ बड़े लोग बच्चों के साथ बैठे थे। छोटे बच्चे उनकी गोद में बैठे थे और पूरी तन्मयता से "ट्वाज द नाइट बिफोर क्रिसमस" सुन रहे थे। लेकिन मुझे जया तुरंत दिखाई नहीं दी। सबसे पहले मैंने उसकी आवाज पहचानी। वही कहानी पढ़ रही थी और आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। वह पेड़ के सामने फर्श पर अपने पैरों को मोड़कर बैठी थी। मेरी हैरानी की बात यह थी कि आज रात उसके बाल खुले हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाटक वाली रात थे। उस पुराने भूरे कार्डिगन की जगह जिसे मैंने उसे हमेशा पहने देखा था, उसने लाल वी नेक स्वेटर पहना हुआ था, जो किसी तरह उसकी हल्की नीली आंखों का रंग और निखार रहा था। उसके बालों में कोई चमक नहीं थी, न ही उसने लंबी सफेद ड्रेस पहन रखी थी। फिर भी उसे देखना मन मोह लेने वाला था। बिना ध्यान दिए मैं अपनी सांस रोके खड़ा था और आंख के कोने से मैंने मिस्टर जीवन को मुस्कुराते हुए देखा। मैंने सांस छोड़ी और खुद को संभालने की कोशिश की। जया ने कहानी से सिर्फ एक बार नजर उठाई। उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा, फिर वापस बच्चों को पढ़ने लगी। उसे खत्म करने में 1 मिनट और लगा। जब वह खत्म हुई तो उसने उठकर अपनी स्कर्ट ठीक की और बच्चों के बीच से घूमते हुए मेरी तरफ आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे कहां ले जाना चाहती है, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। तब तक मिस्टर जीवन चुपचाप वहां से जा चुके थे। माफ करना कि हमने तुम्हारे बिना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे बहुत उत्साहित थे। कोई बात नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा, यह सोचते हुए कि वह कितनी अच्छी लग रही थी। मुझे खुशी है कि तुम आ सके। मुझे भी। जया मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले चली। चलो मेरे साथ, मदद करो मुझे उपहार बांटने में। अगला 1 घंटा हमने यही किया और बच्चों को एक एक करके अपने उपहार खोलते देखा। जया पूरे शहर में घूम घूम कर हर बच्चे के लिए कुछ अलग चीजें खरीद कर लाई थीं, ऐसे व्यक्तिगत उपहार जो उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे। हालांकि बच्चों को सिर्फ वही उपहार नहीं मिले थे जो जया लाई थी। अनाथालय और वहां काम करने वाले लोगों ने भी उनके लिए कुछ चीजें खरीदी थीं। जैसे जैसे बच्चे उत्साह में रैपिंग पेपर इधर उधर फेंक रहे थे, कमरे में हर तरफ खुशी की चीखें गूंज रही थीं। मुझे तो कम से कम ऐसा लग रहा था कि हर बच्चे को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला था और वे बार बार जया को धन्यवाद दे रहे थे। जब आखिरकार सारी हलचल शांत हुई और सारे उपहार खुल गए तो कमरे का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगा। मिस्टर जीवन और एक ऐसी महिला जिसे मैं नहीं जानता था कमरे को साफ करने लगे और कुछ छोटे बच्चे पेड़ के नीचे ही सोने लगे थे। कुछ बड़े बच्चे अपने उपहार लेकर अपने कमरों में लौट चुके थे और जाते जाते उन्होंने ऊपर की तेज लाइटें भी बंद कर दी थीं। पेड़ की रोशनियां कमरे में किसी अलौकिक चमक की तरह फैल रही थीं, जबकि कोने में रखे फोनोग्राफ से धीमी आवाज में साइलेंट नाइट बज रहा था। मैं अब भी जया के बगल में फर्श पर बैठा था। उसकी गोद में एक छोटी लड़की सो चुकी थी। इतनी हलचल के बीच हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला था। हालांकि सच कहूं तो हम में से किसी को इसकी परवाह भी नहीं थी। हम दोनों पेड़ की रोशनियों को देख रहे थे और मैं सोच रहा था कि जया क्या सोच रही होगी। सच बताऊं तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कोमल संतोष था। मुझे लगा, नहीं, मैं जानता था कि वह इस शाम के बीतने के तरीके से खुश थी और अंदर कहीं गहराई में मैं भी था। उस पल तक यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी क्रिसमस ईव थी। मैंने उसकी तरफ देखा। पेड़ की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक लग रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, मैंने आखिरकार कहा। मतलब एक उपहार, मैंने धीरे से कहा ताकि छोटी लड़की जाग न जाए और उम्मीद की कि मेरी आवाज की घबराहट छिप जाए। वह पेड़ से नजर हटाकर मेरी तरफ मुड़ी और हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज भी धीमी थी
और लगभग संगीत जैसी लग रही थी। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन मैं देना चाहता था। मेरा मन किया। मैंने उपहार एक तरफ रखा हुआ था। मैंने उसे उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या तुम इसे मेरे लिए खोल सकती हो? अभी मेरे हाथ थोड़े भरे हुए हैं। उसने नीचे सोई हुई लड़की की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। अगर तुम अभी नहीं खोलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बेवकूफी मत करो, मैं इसे सिर्फ तुम्हारे सामने ही खोलूंगी। अपने मन को शांत करने के लिए मैंने खुद ही उपहार खोलना शुरू किया। मैं टेप को धीरे धीरे हटाने लगा ताकि आवाज न हो। फिर कागज हटाया जब तक कि डिब्बा सामने नहीं आ गया। कागज एक तरफ रखकर मैंने ढक्कन उठाया और स्वेटर बाहर निकाला, उसे पकड़कर उसे दिखाते हुए। वह भूरा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह आम तौर पर पहनती थी, लेकिन मुझे लगा था कि उसे एक नया स्वेटर काम आ जाएगा। पहले जो खुशी मैंने उसके चेहरे पर देखी थी, उसके मुकाबले मुझे इस बार किसी बड़े प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। देखो, बस इतना ही है। मैंने कहा था ना, कोई खास चीज नहीं, मैंने कहा। मुझे डर था कि कहीं वह निराश न हो जाए। यह बहुत सुंदर है सौम्यजीत। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी तो यही पहनूंगी। धन्यवाद। हम कुछ पल चुप बैठे रहे और मैं फिर से पेड़ की रोशनियों को देखने लगा। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। जया ने आखिरकार फुसफुसाकर कहा। उसने पेड़ की तरफ देखा और मेरी नजरें भी उसी दिशा में चली गईं। उसका उपहार अब भी पेड़ के नीचे रखा था, स्टैंड के पीछे थोड़ा छिपा हुआ। मैंने उसे उठाया। वह आयताकार था, थोड़ा भारी और नरम सा। मैंने उसे अपनी गोद में रखा, बिना खोले ही। इसे खोलो, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे यह नहीं दे सकती, मैंने कांपती सांसों के साथ कहा। मुझे पहले से पता था कि उसके अंदर क्या है और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसा किया। मेरे हाथ कांपने लगे। प्लीज, उसने अब तक की सबसे कोमल आवाज में कहा। इसे खोलो, मैं चाहती हूं कि यह तुम्हारे पास रहे। अनिच्छा से मैंने धीरे धीरे पैकेट खोला। जब कागज पूरी तरह हट गया तो मैंने उसे बहुत सावधानी से हाथों में थाम लिया, जैसे डर हो कि कहीं उसे नुकसान न पहुंच जाए। मैं उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा और धीरे धीरे अपनी उंगलियां उस पुराने चमड़े के कवर पर फेरने लगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। जया ने आगे बढ़कर अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसका हाथ गर्म और मुलायम था। मैंने उसकी तरफ देखा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। जया ने मुझे अपनी गीता दे दी थी। जो तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। यह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी क्रिसमस रही। मैंने बिना जवाब दिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और अपना पंच का गिलास उठा लिया। साइलेंट नाइट का कोरस अब भी बज रहा था और संगीत पूरे कमरे में गूंज रहा था। मैंने पंच का एक घूंट लिया, गले में अचानक आई सूखापन को शांत करने की कोशिश करते हुए, और तभी जया के साथ बिताया हर पल मेरे मन में उमड़ पड़ा। मैंने होमकमिंग डांस के बारे में सोचा और उस रात उसने मेरे लिए क्या किया था। मैंने नाटक के बारे में सोचा और वह कितनी फरिश्ते जैसी लग रही थी। मैंने उन शामों के बारे में सोचा जब मैं उसे घर छोड़ने गया था और कैसे मैंने अनाथ बच्चों के लिए पैसों से भरे जार और डिब्बे इकट्ठा करने में उसकी मदद की थी। जब ये सारी तस्वीरें मेरे दिमाग में घूम रही थीं तो अचानक मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। मैंने जया की तरफ देखा, फिर छत की तरफ और कमरे के चारों ओर, खुद को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए, और फिर दोबारा उसकी तरफ देखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं उसे देखकर मुस्कुराया, और उस पल मैं सिर्फ यही सोच पा रहा था कि आखिर मैं जया मिश्र जैसी लड़की से प्यार में कैसे पड़ गया।